अक्सर हम सभी लोग महान लोगों को देख कर के कई बार प्रेरित होते हैं और सोचते हैं कि कैसे कई लोग महान बन भी जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस क्षण वो लोगों के सामने एक महान व्यक्तित्व के रूप में उभरते हैं, उससे काफ़ी पहले उनकी वो साधना शुरू हो जाती है जो उन्हें महान बनाती है। उदाहरण के लिए अगर हम गांधी जी की बात करें, तो भले ही आज वे पूरे संसार के सामने एक महान व्यक्तित्व हैं, लेकिन अपने जीवन के शुरुआती दिनों में उन्हें भी रंगभेद जैसी नीति के खिलाफ काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। ऐसा ही कुछ अभ्यर्थियों के साथ भी है। आपको भी अगर महान बनना है, तो इस संघर्ष में आपको भी अपना योगदान देना ही पड़ेगा। और ये संघर्ष है निरंतरता का। निरंतर अपने इस लक्ष्य के प्रति आप दृढ़ रहते हुए अगर मेहनत करें, तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। तो 4 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स के साथ हम शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न के साथ हम बात करेंगे। इन कक्षा की जो पीडीएफ है वो अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपको और भी जो है स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराया जाता है। तो दोस्तों, प्रश्न है आज का हमारा पहला, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान विधानसभा में नए नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो विधानसभा में जो भी बहुमत प्राप्त दल होता है उसका तो मुख्यमंत्री चुना जाता है, और जो दूसरा बड़ा दल होता है उसका जो है व्यक्ति, जो भी मुखिया होता है, उसको क्या किया जाता है, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारी जो वर्तमान विधानसभा है उसके नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहले गुलाब चंद कटारिया थे, ठीक है। लेकिन हाल ही में उनको असम का राज्यपाल बना दिया गया और इसीलिए ये पद खाली हो गया था। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ जो है, राजेंद्र सिंह राठौड़, उनको जो है अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो इन पदों की घोषणा हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी उसके द्वारा की गई है। राजेंद्र राठौड़ अब राजस्थान में बीजेपी के नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। वे चूरू से विधायक हैं, ठीक है, और कई बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। गुलाबचंद कटारिया का पद खाली होने की वजह से उनको ये पद दिया गया है। डॉक्टर सतीश पूनिया की बात करें, जो कि पहले राजस्थान में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष थे, उन्हें अब नए उपनेता प्रतिपक्ष के रूप में, मतलब जब भी नेता प्रतिपक्ष नहीं होते तो उनकी जिम्मेदारी संभालने का काम उपनेता प्रतिपक्ष का होता है। इनका काम रहता है सरकार की योजनाओं पर जो है, जो भी उसकी समीक्षा करना, और इसके साथ साथ जनता की समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जो महिला निधि है जिसकी स्थापना 2022 में की गई थी, उसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है उस पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिए है। तो 8% ब्याज अनुदान के साथ में ये ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ताकि महिलाओं के स्वामित्व वाले जो स्वयं सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिनको हम कहते हैं, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में एक 10 या 10 से अधिक की संख्या में महिलाएं आपस में मिलकर छोटे छोटे रोजगार परक जो है कार्यों को शुरू करती हैं, तो उनको उनकी आवश्यकता के आधार पर जो है इसमें ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो महिला निधि से जो ऋण इनको दिया जाता है उस पर 8% ब्याज अनुदान दिया जाता है। इसका मतलब मान लीजिए कि अगर 12% पे वे ऋण लेते हैं तो इसमें से 8% जो ब्याज है वो सरकार देगी, और शेष 4% ब्याज का जो है भुगतान यहाँ पर इस ग्रुप को करना पड़ता है। तो 2 वर्ष तक की अवधि के ऋण इसमें दिए जाते हैं। अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है और ब्याज अनुदान हो गया 8%। 40,000 रुपए से अगर कम का ऋण है तो प्रयास किया जाता है 48 घंटे के भीतर ये ऋण दिया जाए, और अगर 40,000 से ऊपर है तो 15 दिवस के भीतर ये ऋण दिए जाने का प्रावधान इस योजना में किया गया है। योजना शुरू हुई थी 26 अगस्त 2022 को। दरअसल इस दिन को महिला समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और इसी दिन राजस्थान महिला निधि की शुरुआत की गई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े कई प्रश्न भी पूछे गए हैं, जैसे कि तेलंगाना जो है, तेलंगाना राज्य में भी इसी तरह का चल रहा था, तो उसी के आधार पर राजस्थान में भी जो है स्त्री निधि या राजस्थान महिला निधि की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं। खेलों की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। तो युजवेंद्र चहल जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, वे अब 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने, और राजस्थान से इनका संबंध इस रूप से है कि वर्तमान में ये T20 जो IPL चल रहा है उसमें राजस्थान रॉयल्स जो है उसकी तरफ से खेल रहे हैं।
तो इन्होंने जो है हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हैदराबाद में खेले गए मैच में 4 विकेट लेते हुए ये उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 265 टी20 मैचों में 303 विकेट लिए हैं। इनमें से भारत के टी20 क्रिकेट में जो इंटरनेशनल मैचेस हैं उनमें 75 मैचों में इनके 91 विकेट्स हैं। अगर दूसरे स्थान पर भारतीय गेंदबाज की बात करें तो रविचंद्रन अश्विन ने 287, जबकि पीयूष चावला ने 276 विकेट अब तक टी20 में लिए हैं और ये टॉप 3 गेंदबाज हैं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक तरह का पेमेंट बैंक है जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी और ये लगातार तकनीक का प्रयोग करते हुए ग्राहकों को सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। व्हाट्सएप बैंकिंग के माध्यम से सेवाएं देने के लिए इसने हाल ही में भारती एयरटेल नामक जो नेटवर्क प्रदाता सेवा कंपनी है उसके साथ में जो है यहाँ पर एक समझौता किया है, साझेदारी किया है, जिसके माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से अब बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। तो एयरटेल आईपीपीबी दोनों ने मिलकर के इस समझौते को अंजाम दिया। आईपीपीबी की बात करें तो 2018 में इसको खोला गया था और जनवरी 2022 तक इसके 6 करोड़ से भी ज़्यादा ग्राहक हैं। इसे इंडिया पोस्ट अर्थात भारतीय डाक विभाग के द्वारा जो है संचालित किया गया था। आईपीपीबी और भारतीय एयरटेल के बीच में ये सुविधा शुरू होने से कई बैंकिंग सेवाएं ग्राहकों को आसानी से व्हाट्सएप पर मिल पाएगा। इससे भारत में डिजिटल और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि जो लोग अभी तक अनसर्व्ड हैं, जिनको अभी तक बैंकिंग की सर्विसेज नहीं मिल रही, उनको बैंक अकाउंट, ऑपरेटिव बैंक अकाउंट और विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना होता है। थोड़ा सा पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक को भी समझ लेते हैं। जब इस मुद्दे पर आई गए हैं, इससे जुड़े कई प्रश्न पहले आए हैं। तो 2015 में इस तरह के लाइसेंसेस जारी किए गए थे स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक की कंसेप्ट के साथ में। तो किनको दिया जा सकता है? तो प्रीपेड कार्ड इश्यूअर्स, टेलीकॉम कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स और ऐसी बहुत सी अन्य जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं उनको पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया जा सकता है। जबकि स्मॉल बैंक का किसी भी इंडिविजुअल या प्रोफेशनल को जिसके पास 10 साल का बैंकिंग, फाइनेंस, एनबीएफसी या माइक्रो फाइनेंस में अनुभव हो, उनको ये दिया जाता है। इनमें कुछ शर्तें हैं, जैसे कि पेमेंट बैंक के लिए 100 करोड़ इनिशियल कैपिटल होनी चाहिए, जबकि स्मॉल बैंक में 200 करोड़ है ये। तो स्मॉल बैंक थोड़ा बड़े स्तर पे है, पेमेंट बैंक थोड़ा छोटे स्तर पर है। जो पेमेंट बैंक है इनका 75% पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में जमा होता है, ठीक है, और 25% जमा होता है दूसरे बैंक्स में। मतलब आप केवल अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक्स के साथ में या सरकार के साथ में। इसमें 26% इन्वेस्टमेंट इंडियंस का होना चाहिए, बाहर के लोगों का नहीं। और जैसे ही 500 करोड़ से ये ऊपर हो जाता है नेटवर्थ, तो ये क्या करेगा, अपने आप को लिस्ट करवाएगा शेयर मार्केट में। 25% ब्रांचेज इनकी अनबैंक्ड एरियाज में होगी, मतलब जहां पर अभी तक बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है वहां पे। और नेटवर्क और टेक्नोलॉजी के साथ में इसको डेवलप किया जाएगा और एक अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज़्यादा इसमें पैसा नहीं रखा जा सकता। जबकि स्मॉल बैंक की बात करें तो ये लोन देकर के अपने पैसे से जो है पैसा कमाता है, मुनाफा कमाता है। तो 75% इसके जो लोन्स है वो प्रायोरिटी सेक्टर, प्राथमिकता वाले क्षेत्र, इनमें जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, ठीक है, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, और भी नए क्षेत्र हैं जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी को आजकल इसमें ऐड कर दिया है, स्टार्टअप्स को भी इसमें आजकल ले लिया गया है। तो ऐसे सेक्टर्स को ही ये लोन देगा। और अधिकतम लोन जो है इसके 25 लाख रुपए तक के होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इसके अलावा इंडिविजुअल्स को दिए जाने वाले लोन 10% और 15% होंगे इनके नेटवर्थ के, इंडिविजुअल और ग्रुप्स को दिए जाने वाले। ये क्या क्या दे सकते हैं? इंटरनेट बैंकिंग दे सकते हैं। पेमेंट बैंक की बात करें तो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और पेंशन को सेल कर सकते हैं, बिल पेमेंट जैसी सर्विसेज दे सकते हैं और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस बन सकते हैं, एटीएम्स भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करें स्मॉल बैंक की तो फॉरेक्स की फैसिलिटीज दे सकते हैं, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन दे सकते हैं और एक बैंक की तरह भी आगे जाकर के काम कर सकते हैं। पेमेंट बैंक क्या नहीं दे सकता? पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता, लोन नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि ये पूरा पैसा कहाँ जमा करेगा? गवर्नमेंट बॉन्ड के साथ में या फिर बैंक्स के अंदर, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस नहीं कर सकता और एनआरआई डिपॉजिट्स जो है वो भी ये नहीं ले सकता। और स्मॉल बैंक क्या नहीं कर सकते? बड़े लोन नहीं दे सकते, 25 लाख से ऊपर के नहीं दे सकते, फ्लॉट सब्सिडीज नहीं बना सकते, सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं रिस्की, उनमें ये डील नहीं कर सकते। तो ये पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक का कंसेप्ट लाया गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए। तो पहले जैसे पेटीएम जो है पेमेंट बैंक के रूप में आया, फिर उसके बाद में आपके भारतीय एयरटेल को भी पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया, आईपीपीबी को भी दिया गया, ठीक है। इस तरह से स्मॉल बैंक में आपके बंधन बैंक था एक, ठीक है, उसको इस तरह का लाइसेंस
दिया गया था। और भी ऐसे बैंक है। तो ये पेमेंट बैंक और स्मॉल बैंक का कंसेप्ट है, थोड़ा सा पता होना चाहिए ताकि हम आराम से इन पर अगर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मुख्य परीक्षा में लिख सकें। ये आपकी इकोनॉमी का जो चैप्टर है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर 1 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले राजस्थान के करंट अफेयर्स की ये कक्षाएं आपको पीडीएफ में भी अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पे। इसके साथ वहाँ पर इनके एमसीक्यू टेस्ट भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये दोनों ही फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है जनवरी से लेकर के दिसंबर 23 तक की, और ये एक पूरे कोर्स में आपको अवेलेबल है हमारी RS जंक्शन ऐप पर। तो जैसा कि आप जानते हैं आज 4 तारीख हो गई और 5 तारीख तक मैं आप सभी को एक ऑफर अवेलेबल करा रहा हूँ APRIL20। इसके साथ में आप 20% की छूट हमारे इस कोर्स पर ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। तो दोस्तों सूर्य जो है हमेशा से एक अजूबा हमारे लिए रहा है और उसका अध्ययन करने के लिए बहुत से प्रयास किए गए हैं, जैसे कि पार्कर सोलर प्रोब एक अमेरिका के नासा के द्वारा भेजा गया था। इसी तरह से अब इसरो भी जो है एक मिशन पर काम कर रहा है जिसका नाम है आदित्य L1 मिशन। आदित्य सूर्य को ही कहा जाता है, ठीक है। तो सूर्य का जो कोरोना है उसका अध्ययन करने का ये प्रयास करेगा और 2003 में जून या जुलाई के महीने में, आने वाले 2 से 3 महीने के बाद में इसको जो है भेजने का प्रयास किया जाएगा। ये क्या है उसे थोड़ा हम समझ लेते हैं। दरअसल उदयपुर में हाल ही में आयोजित बहुस्तरीय सौर्य परिघटनाओं पर कार्यशाला में इसरो के अध्यक्ष कौन है? पद्मश्री AS किरण, ठीक है। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि हम जल्दी ही L1 मिशन को भेज रहे हैं। L1 मिशन एक पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा और इसमें हम सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु पर जो है हमारे इस आदित्य L1 को स्थापित करेंगे। ये क्या क्या काम करेगा? कोरोनल हीटिंग की जांच करेगा, कोरोनल मास इजेक्शन, कई बार क्या होता है कि सूर्य की कोरोना से बड़ी मात्रा में ऊर्जा का प्रवाह होता है, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियां, ठीक है। अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, जो हमारे अंतरिक्ष का जो वेदर है, मतलब जिस तरह से वहां से सूर्य से जो किरणों का प्रवाह होता है, कण और क्षेत्रों का जो प्रसार होता है, उनको समझने का हम प्रयास करेंगे। L1 बिंदु क्या होते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको। क्या होता है कि दोस्तों जो हमारा पृथ्वी और सूर्य है, ये हमारी है अर्थ, ठीक है, और ये हमारा सन है। तो मान लीजिए इन दोनों के बीच में किसी बिंदु पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो आप जानते हैं चूंकि सूर्य का मास अधिक है तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक है। तो कोई एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर आकर के पृथ्वी और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बिंदु एक दूसरे को संतुलित कर देता है। तो ये बिंदु कहलाते हैं लैग्रेंज बिंदु, ठीक है। अब यहाँ पर केवल गुरुत्वाकर्षण की बात नहीं, यहाँ पर और भी चीजें, जैसे पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी घूर्णन की वजह से अपसारी बल भी लगता है, और भी बल लगते हैं। उन सभी बलों को कहीं पर भी अगर संतुलित हो रहे हैं तो ऐसे सारे बिंदु को हम बोलते हैं एल बिंदु, ठीक है, लैग्रांज बिंदु। जैसे कि L1 बिंदु कहां पर है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में। L2 बिंदु कहां पर है? पृथ्वी के दूसरी तरफ, बैक साइड में। L3 बिंदु है सूर्य के बैक साइड में, ठीक है। और L5 और L4 है दोनों के बीच में कहीं पर। जैसा आप देखते हैं हमारा जो पृथ्वी का जो परिक्रमण क्षेत्र है उन पर ये बिंदु स्थित हैं, ठीक है। अब अगर मान लो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस बिंदु पर रख देंगे तो ऐसे में ये किसी भी प्रकार का जो प्रभाव है ग्रेविटेशनल फोर्स का या किसी अदर फोर्स का, उससे मुक्त रहेगा। और ऐसी परिस्थिति में यहां से मिलने वाले जो भी परिणाम होंगे वे काफी सटीक होने वाले हैं। इसीलिए हम इस पॉइंट पर रखने की प्रयास इसमें कर रहे हैं। कैसे रखेंगे? तो उसका प्रयास कुछ इस तरह से होगा, जहां पर पृथ्वी के चारों तरफ जो है घूर्णन कराने के बाद में वो इस ऑर्बिट से एग्जिट करेगा अंडाकार से, और फिर क्रूज फेज में ये आगे बढ़ते हुए हॉलो ऑर्बिट में इंसर्ट होगा, ठीक है। और फिर लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर लैग्रांज बिंदु के चारों ओर परिक्रमा करेगा, ठीक है। तो ये बिंदु जो है इस बिंदु के चारों ओर ये परिक्रमा करेगा और इस तरह से जो है ये उपग्रह धीरे धीरे जो सूर्य के कोरोना है उसका अध्ययन कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलर की ही बात करें तो एक और मिशन भेजा जा रहा है ESA के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। और इस मिशन का नाम क्या है? इस मिशन का नाम है प्रोबा 3 मिशन। तो यहाँ पर NASA मतलब नासा, जाक्सा जापान की एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, रोस्कोस्मोस रशिया की और ESA यूरोप की। प्रोबा 3 मिशन क्या है उसको हम देख लेते हैं। प्रोबा 3 मिशन भी सूर्य का ही अध्ययन करने के लिए है। सूर्य के कोरोना का ही ये अध्ययन करेगा, लेकिन धुंधले रूप में। देखो सूर्य की जो चमक है ना, उसके सामने जब आप उसके जितना ज्यादा नजदीक जाएंगे उसके साथ ही हमारे जो कैमरास हैं वो इतना बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊष्मा वहां से उत्सर्जित होती है।
तो इस पूरे मिशन में एक प्रयास किया जाएगा, जैसे कि हमको अगर सूर्य को देखना है तो हम क्या करते हैं, अपना हाथ बीच में ले आते हैं, ठीक है, और हाथ को बीच में ला करके देखने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको थोड़ा उसका आभा मंडल को देख पाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम सूर्य ग्रहण के समय देखना होता है तो हम क्या करते हैं, एक पतली सी कोई फिल्म लेकर के देखते हैं। उसी तरह से इस ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट के पास में इसी तरह का एक और सैटेलाइट रखा जाएगा, दो सैटेलाइट मिलकर के और एक कोरोनाग्राफ का निर्माण करेंगे। अब ये भारत के लिहाज से क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का ही जो PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके द्वारा इन दोनों उपग्रहों को उच्च कक्षा के अंदर तैनात किया जाएगा। ये जो दो उपग्रह हैं, इनको एक को बोला जाएगा कोरोनाग्राफ अंतरिक्षयान, दूसरे को बोला जाएगा ऑकल्टर अंतरिक्षयान। दोनों 60,500 किलोमीटर की अपोजी, अपोजी क्या है, हमारा जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ जो एक अंडाकार मार्ग है, इसका दूरस्थ बिंदु है अपोजी, पास का बिंदु होता है पेरिजी, दूर का होता है अपोजी, तो अपोजी बिंदु पर इसको रखा जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे काम करेगा, तो वो मैं आपको चित्र से ही समझा पाऊंगा, ऐसे नहीं समझ पाएंगे हम। तो चित्र में जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से एक वर्ताकार डिस्क जो है, पीछे की तरफ आप देखते हो इस तरह की वृत्ताकार डिस्क वाला एक उपग्रह होगा, इसके बैक साइड में वृत्ताकार डिस्क होगी, और ये डिस्क जो है सूर्य को ढकने का काम करेगी। पीछे की तरफ जो आपका दूसरा वाला उपग्रह है, वो क्या करेगा, वो आराम से जो इसका आभा मंडल बनेगा, उस आभा मंडल की सही तरीके से जो है तस्वीरें भी ले सकेगा और इसके साथ साथ इसका अध्ययन भी कर पाएगा। तो पृथ्वी के चारों तरफ ये चक्कर लगाएंगे पेरोजी में, और यहाँ पर रुक करके, और ये 144 मीटर की डिस्टेंस पर एक दूसरे से होंगे, ताकि ये बेहतर तरीके से आभा मंडल या कोरोनाग्राफ का निर्माण कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में ही जो बहुत से स्टार्टअप्स हैं, उनको मदद करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, जिसको हम बोलते हैं इन स्पेस, इन स्पेस के माध्यम से अंतरिक्ष प्रणाली डिजाइन लैब बनाई जा रही है। ये क्या है, ये दरअसल एक ऐसा नया संगठन है, स्वायत्त संस्थान है, जो बनाया गया है ताकि ये निजी क्षेत्र के अंदर अनुसंधान को और इसरो की जो टेक्निक्स है उनके साथ में इनको लाभ देने का काम कर सके। तो अहमदाबाद में इस डिज़ाइन लैब की स्थापना की गई है। ये डिज़ाइन लैब क्या काम करेगी, ये डिज़ाइन लैब जो है, जो हमारे स्टार्टअप्स अंतरिक्ष के, उन्हें नए विचारों को अधिक तेजी से प्रयोग करने योग्य मॉडल में बदलने और अनुसंधान और विकास की जो लागत है उसको कम करने में मदद करेगी। इन स्पेस डिज़ाइन लैब में मिशन सिमुलेशन, मॉडलिंग, विजुअलाइजिंग, पेलोड और अंतरिक्षयान, ग्राउंड स्टेशन, लॉन्च वाहन, एवियोनिक्स के अनुकूलन के लिए अंतः विश्लेषण और सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर शामिल हैं, जहां पर हमारे जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको आने वाले टाइम में जो अंतरिक्ष का मार्केट है, उस मार्केट का एक बड़ा हिस्सा कैप्चर करने में मदद करेगा, क्योंकि लगातार इस क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान के साथ में इसका मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन आने वाले समय में और तेजी से आगे जाएगा। तो भारत की पहुंच वहां तक सुनिश्चित हो, उसका प्रयास यहाँ पर होगा। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स जिन पर हमने विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आ रहे होंगे। तो आपके लाइक्स और शेयर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जाने से पहले लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल सकें। थैंक यू।